नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्याएं, जैसा कि कक्षा 9वीं में हम बहुत सारी संख्याओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं ना, जो कि भिन्न भिन्न प्रकार की थी। जैसे आज हम यहाँ पे कुछ उदाहरण देखते हैं। पहली संख्या प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वे संख्याएं जो कि 1 से चालू होकर के अनंत तक जाती है, उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ये चलते जाती है आगे। दूसरी संख्या है सम संख्याएं। सम संख्याएं वे संख्याएं जिसमें 2 का भाग चले जाता है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और ऐसे ये भी आगे चलते जाती है। तीसरे नंबर पे विषम संख्या है। विषम संख्या है वे संख्याएं जिनमें 2 से भाग नहीं जाता है, विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 और ऐसे ये भी आगे इसी प्रकार चलते जाती है। आगे चौथे नंबर पर है हमारे पास में पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, वे संख्याएं जो कि पूरे अंक के रूप में होती है, उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे -1, -2, -3, 1, 2, 3 और ऐसे ये भी आगे चलते जाती है। इसमें 0 भी शामिल होता है। ठीक है, ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं हो सकती है। 5वें नंबर पर आते हैं हम आगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाती है, उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे ये भी बहुत आगे तक चलते जाती है। आगे देखते हैं अपन 6वें नंबर पे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनमें किसी दूसरी संख्या से भाग चले जाए, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के लिए 4, 6, 8, 9, 10, 12 और इसी प्रकार से अन्य संख्याएं। आगे 7वें नंबर पर देखते हैं अपन अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिसमें किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाए परंतु स्वयं का भाग चले जाए, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ये संख्या ऐसी होती है जिनमें किसी अन्य संख्या का भाग कभी भी नहीं जाता है, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। आगे 8वें नंबर पर देखते हैं हम परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम बटे के रूप में लिखते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए 1/2, 1/4, करनी 4, 7/5, 2/3 आदि ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। आगे 9वें नंबर पर अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। उदाहरण के लिए करनी 5, करनी 7, करनी 11 और करनी 13 आदि
ठीक है। आगे 10वें नंबर पर देखते हैं हम वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या है वास्तविक संख्या है वे संख्याएं होती है जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 -1 -2 -3 आदि ना, इन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। आगे आखिरी संख्या है हमारे पास में अवास्तविक संख्या है वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते हैं, उन्हें हम अवास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे -6 -√2 और -√29 या -29 आदि, ये सभी संख्याएं अवास्तविक संख्याएं कहलाती है। इन संख्याओं को हम कभी भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब आगे वास्तविक संख्या है। इस अध्याय में अब हम वास्तविक संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें मुख्यतः हम 2 विधियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली विधि है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ठीक है। तथा दूसरी विधि है हमारे पास अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इन 2 विधियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहली विधि है हमारे पास में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, विभाजन यानी भाग देना, तो इसे हम भाग विधि के नाम से भी जानते हैं, जो कि अभी तक की कक्षाओं में हम पढ़ते आए हैं। भाग विधि हम साधारणतः 2 संख्याओं के बीच में भाग देने को कहते हैं ना। इसमें धनात्मक पूर्णांक को a तथा किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक को b माना जाता है तथा a में b का भाग देने पर शेषफल r प्राप्त होता है, जो कि हमेशा b से छोटा होगा। कुछ लोग इस विधि को लंबी भाग विधि के नाम से भी जानते होंगे, जो कि हमें बचपन में सिखाई गई थी। ठीक है। तो इसी विधि को हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं और इसमें मुख्यतः हमें HCF यानी महत्तम समापवर्तक के बारे में जानने को मिलेगा। तो इस विधि का प्रयोग हम HCF निकालने के लिए या महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए करेंगे। HCF या इसी का नाम होता है महत्तम समापवर्तक हम निकालने के लिए इस विधि का प्रयोग करेंगे। अब आगे बात करते हैं हम किसी परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में।
किसी भी परिमेय संख्या, जैसे कि मान लो कि एक परिमेय संख्या हमारे पास में p/q है, जिसका दशमलव प्रसार दो प्रकार से हो सकता है। पहला हो सकता है शांत दशमलव और दूसरा हो सकता है अशांत समलव ना। अब कब किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा और कब किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो पहली चीज़ देखते हैं हम शांत दशमलव। शांत दशमलव जब किसी परिमेय संख्या p/q में p में q से भाग दिया जाता है तो दशमलव के बाद में कुछ अंक या पूर्णतः भाग चला जाता है, तो वहाँ पर दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण ले सकते हैं हम, जैसे 10 में 2 से भाग देना। तो 10 में 2 से अगर हम भाग देते हैं तो 10 के पहाड़े में 10 जो है वो 2 के पहाड़े में आता है 5 बार में, और यहाँ पर हमारा पूर्णतः भाग जो है वो चला गया है और शेष फल जो है वो शून्य बचा है ना। अतः हम ये कह सकते हैं कि इनका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। तथा जब किसी संख्या में भाग देने पर पूर्णतः भाग नहीं जाए और अंक बार बार आते ही जाए, दशमलव के बाद भी कुछ संख्याएं बार बार रिपीट हो रही है, तो वहाँ पर जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत होता है। जैसे 1 में 3 से भाग देने पर जो हमें प्राप्त होता है, 1 में 3 से भाग देने पर 3 के पहाड़े में 1 कभी नहीं आता है, इसलिए हम यहाँ पे शून्य लगा करके दशमलव लगाएंगे, तो इधर 1 शून्य बढ़ जाएगी। अब 3 के पहाड़े में 10 नहीं आता, उससे छोटी संख्या जो है वो 3 आती है, 9 आती है 3 बार में। ठीक है, घटाने पर शेषफल 1 बचता है, दशमलव की वजह से 1 शून्य फ्री मिलेगी। ठीक है, वापस से वही प्रोसेस चालू होगी, 3 बार में आ जाएगा हमारे पास में 9, फिर शेषफल 1 बचेगा, फिर दशमलव के कारण 1 शून्य फ्री मिलेगी। ठीक है, इसी तरीके से यह प्रोसेस, ये क्रिया बार बार चलती जाएगी ना, जिसमें हमें शेषफल 1 प्राप्त होते जाएगा और जो भागफल है वो 0.3333 ऐसे प्राप्त होते जाएगा, जो कि कभी भी पूर्णतः भाग नहीं जाएगा। इसी तरीके से हम इस उदाहरण को अशांत दशमलव के उपलक्ष्य में बोल सकते हैं कि यह जो उदाहरण है वो अशांत दशमलव का एक उदाहरण है। ठीक है, अब आगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो इस प्रमेयिका के अनुसार 2 धनात्मक पूर्णांक जिसमें a और b जो है वो दिए रहने पर a से अद्वितीय पूर्ण संख्या है, जहाँ पर q वो r विद्यमान है ना। तो यह प्रमेयिका ये बताती है कि a बराबर से bq धन r है, जहाँ पर जो r का मान है वह हमेशा 0 से बड़ा या उसके बराबर तथा b से हमेशा छोटा रहेगा। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाती है। यहाँ पर इस प्रमेय में हमें a बराबर से bq धन r दिया गया है, जहाँ a जो है वह भाज्य है, b जो है वो भाजक है, q भाग फल है तथा r जो है वो शेषफल होता है। अब आगे हम इसी प्रमेय की मदद से
कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। आइए अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय को एक उदाहरण की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। दिया गया उदाहरण है 455 और 42 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको दी गई संख्याएं जो है वो 455 और 42 है। ठीक है, अब दोनों संख्याओं में देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या जो है वो कौन सी है। तो देखते हैं कि 455 जो है वो बड़ी है 42 से। अब इस कंडीशन में हमको क्या करना है कि 455 को लिखेंगे हम बाहर के साइड पर, 455 को लिखा बाहर के साइड पे और 42 को लिखेंगे अंदर। 42 में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करना है कि वो 455 के आसपास चले जाए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होगी तो चलेगी। तो हम देखते हैं कि लगभग हम इसमें 10 का गुणा करते हैं तो हो जाएगा टोटल हमारे पास में 420। ये हो गया 420। अब जो है कितना कम पड़ रहा है 455 बनाने के लिए, हमारे पास में 35 जो है वो कम पड़ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें 35 को जोड़ देते हैं। ठीक है, अब 35 को जोड़ दिया, अब हमारे पास में 42 और 35 आ गया। तो 42 जो है वो भाजक है और 35 जो है वो शेषफल है। तो हम भाजक को लिखते हैं बाहर के साइड पे और शेषफल को लिखते हैं अंदर। वापस से वही प्रोसेस दोहराएंगे हम। 35 में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि 42 के आसपास चले जाए, तो लगभग हम 1 का गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 35 से कम 35। अब जोड़ना है अपने को कितना इसमें 7, ताकि ये भी दूसरी साइड वाला जो है वो 42 बन जाए। अब 35 हमारे पास में जो है वो भाजक है और 7 जो है वो शेषफल है। तो वापस से वही करेंगे, 35 को लिखेंगे हम बाहर के साइड पे और 7 को लिखेंगे हम अंदर। अब 7 में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि वो लगभग 35 के आसपास चले जाए। तो हम देखते हैं कि लगभग 5 का गुणा करने पे 35 जो है वो हो जाएगा और शेषफल क्या बचेगा हमारे पास में 0। अब जिस लाइन में हमारे पास में शेषफल 0 आता है, जो भाजक होगा, भाजक हमारे पास में कितना है 7 है। तो HCF कितना हो जाएगा हमारे पास में 7। अतः हम लिखेंगे कि 455 और 42 का HCF 7 है। और इसी तरीके से यहाँ पर होता है हमारा उदाहरण ये समाप्त। अब इसके आगे के जो प्रश्न हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।